तो आज का वीडियो होने वाला है उदयपुर सिटी का, जो कि राजस्थान का एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। और बात होती है उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में आने वाले एक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की, जहां दो स्टूडेंट जिनके किसी आपसी मनमुटाव के कारण तनातनी का माहौल कुछ ऐसा बढ़ जाता है कि ये बात अब स्कूल से बाहर निकलकर पूरे सिटी, पूरे प्रदेश और पूरे भारत में बढ़ जाती है। और इस वजह से शहर में भीड़ को जहाँ भी दुकानें खुली मिल रही थी वे सभी दुकानों को बंद करवा रहे थे और देखते ही देखते पूरा बाजार भी बंद हो जाता है। जो शहर में पर्यटक घूमने आए हुए थे वो वापस उदयपुर शहर को छोड़कर रवाना हो जाते हैं। जहां ये विवाद दो छात्रों से स्टार्ट हुआ था, उसी वजह से शहर में नेटबंदी 144 धारा लगने की वजह से उदयपुर जैसे शहर में करोड़ों का नुकसान हुआ। और ये बात 15 अगस्त के अगले दिन स्टार्ट होती है और इसके 3 दिन बाद राखी का समय भी आने वाला था। और इस घटना के बाद अब चाहे कलेक्टर हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री, सभी लोग भीड़ से बस यही अपील करते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए। इस मामले की उचित कार्यवाही की जा रही है, जांच की जा रही है और जो भी इसका दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भीड़ फिर भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों के दिमाग में बस ये था कि इस घटना के लिए आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उदयपुर में 2 साल पहले भी कुछ ऐसा ही केस सामने आया था, जो था कन्हैयालाल मर्डर केस। चूंकि कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन अब कुछ समय मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने, प्रदर्शनकारियों ने सभी दुकानों को बंद कराकर बहुत नुकसान कर दिया था। तो आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ ये उदयपुर की एक सच्ची घटना है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। तो हेलो, मेरा नाम हिमांशु है एंड यू आर वॉचिंग देवराज मर्डर केस। तो ये बात होती है 16 अगस्त 2024 की। सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। सभी बच्चे अपने अपने बैग से लंच को निकालकर खाने की तैयारी में जुटे थे। तभी एक आरोपी स्टूडेंट, जिसका नाम बताया जा रहा है, आरोपी स्टूडेंट स्कूल के मेन गेट के पास दूसरे स्टूडेंट को बुलाता है जिसका नाम होता है। और जैसे दूसरा स्टूडेंट आरोपी स्टूडेंट से मिलने आता है और इन दोनों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो जाती है। क्योंकि इनकी कहासुनी भी 2-4 दिन से हो रही है, लेकिन स्कूल प्रशासन को इसकी भनक अभी तक नहीं थी। इसी बीच आरोपी स्टूडेंट मौका पाकर अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और वह दूसरे स्टूडेंट के जांघ पर एक बहुत बड़ा कट लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी जांघ की बहुत सारी नसें कट जाती है और उसका वहाँ पर बहुत सारा ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। इधर आरोपी स्टूडेंट इस काम को अंजाम देकर बाहर खड़ी अपनी स्कूटी को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन जिसकी जांघ में चाकू लगा था वो छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसका खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका था। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर पास के कुछ स्टूडेंट दौड़ते हुए एक टीचर को उस छात्र के पास ले जाते हैं। इधर उस बच्चे को कितनी क्या लगी थी इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और तब तक खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वह बच्चा भी बेहोश हो जाता है। इस कंडीशन को देखते हुए टीचर जल्दी से अपनी स्कूटी निकालकर एक छात्र को अपने साथ ले लेते हैं और विक्टिम छात्र को स्कूटी पर बिठाकर जल्दी से पास के ही महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और हॉस्पिटल में पहुंचकर जल्दी से वे उस बच्चे के इलाज के बारे में डॉक्टर से बात करते हैं। इधर डॉक्टर भी बच्चे की हालत को देखकर उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करके उसका इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते बच्चे का काफी खून बह चुका था और उसकी जो बेहोशी की हालत थी उस वजह से उसकी हालत अस्थिर बनने जा रही थी। और अब डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता कि वे क्या करें क्या नहीं करें। इधर बाकी डॉक्टर के स्टाफ टीचर से पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे क्या हुआ। तब जितना टीचर के समझ में आता है और उस समय वहाँ मौजूद स्टूडेंट जो टीचर को बताते हैं, टीचर वह सभी बातें हॉस्पिटल में बता देते हैं। इधर हॉस्पिटल से बच्चे के घर पे सूचना दी जाती है, जहां लड़के की मां से बात करके बताया जाता है कि आपके बच्चे की स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई है और आप जितना जल्दी हो सके आप एमबी अस्पताल पहुंच जाए। जैसे ये बात बच्चे की मां को पता लगती है, वे अपने परिवार के साथ तुरंत एमबी अस्पताल पहुंच जाते हैं। इधर शहर में ये अफवाह फैल जाती है कि एक स्कूल के 2 अलग अलग समुदाय के छात्र हैं और इन दोनों का अलग अलग समुदाय होने की वजह से एक विशेष समुदाय के लड़के ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया है, जिससे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। अब यह सूचना पूरे शहर में आग की तरफ फैल जाती है। दिन के लगभग 1:30 बजे का समय होता है। अलग अलग संप्रदाय के लोग हॉस्पिटल में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है, प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है, दंगे होने लग जाते हैं। देखते ही देखते वहां पर पुलिस का जाब्ता भी आ जाता है और वो उस भीड़ को शांत करने की कोशिश करते हैं। साथ ही शहर के जो लोग होते हैं वो प्रदर्शन रैली के दौरान शहर के जिस भी हिस्से में जाते हैं, चाहे वो सूरजपोल हो, घंटाघर हो, अश्वनी बाजार हो या चेटक सर्कल, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर उन दुकानों को बंद करवा देते हैं। साथ में भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र हो जाती है कि शाम 4:30 बजे तक आसपास सड़कों के किनारे जो लोगों की कारें, मोटरसाइकिलें होती हैं
उनमें आग लगा दी जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ करी जाती है और इसी के साथ ये मामला पूरे सोशल मीडिया पे विकराल रूप ले लेता है। और इस विवाद की जो आग थी वो सिर्फ अभी उदयपुर तक नहीं थी, वो पूरे प्रदेश, पूरे भारत में फैल चुकी थी। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसकी हत्या के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये कैसे क्या हुआ। तभी दूसरी तरफ उदयपुर का कुछ ऐसा विवाद जो सभी के दिमाग को सोचने में मजबूर कर देता है कि भीड़ में सभी लोगों ने एक ही रट लगा रखी थी कि आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उन्हें जेल में डालकर उनके घर पे बुलडोजर चलवाना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे बुलडोजर चलवाती है, ठीक उसी तरीके से राजस्थान के उदयपुर में भी अब बुलडोजर की मांग की जाती है। इधर प्रशासन लगातार आश्वासन देना शुरू कर देते हैं और सभी लोगों को बस यही जानना था कि आखिर बच्चे की हालत अब कैसी है, क्योंकि बताया जाता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा लगी थी, उसके जान की सभी नसें कट जाती है और उस वजह से बच्चे की हालत दिन पर दिन गंभीर होते जा रही थी और इस वजह से लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा था। और चूंकि ये मामला अब 2 समुदायों में बंट भी चुका था, इसी वजह से नगर निगम उदयपुर अपनी कार्रवाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर वन विभाग की टीम भी काम पे लग जाती है कि आखिर बुलडोजर को कहां पर किस हिस्से में चलाया जाए। इधर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को स्टार्ट किया जाता है। इसी बीच लोगों की आपसी बातों से पता लगता है कि आखिर ये बात कैसे इतनी बढ़ गई। बताया जाता है कि उनके माँ बाप, परिवार, उनके धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे दोनों अपने गुस्से को और बढ़ावा देते हैं। लेकिन आरोपी लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसके अपने ही मोहल्ले में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी रहते हैं जिनसे उनका आए दिन झगड़ा होता रहता है और घटना से 3 दिन पहले ही उसने ये चाकू मोहल्ले के उन असामाजिक तत्वों पर अटैक करने के लिए लिया था। लेकिन समय न मिलने के कारण वो उस चाकू को छुपाकर अपने बैग में रख देता है और तभी उसका स्कूल में झगड़ा इतना बढ़ जाता है। तब वह गुस्से में आकर स्कूल के मेन गेट पर दूसरे छात्र को बुलाकर उसके जांघ पर इतना बड़ा कट लगा देता है, जबकि उसने चाकू किसी और पर हमला करने के लिए लिया था। और इस घटना की वजह से एसीपी, आईजी, डीआईजी और शहर के सभी बड़े बड़े नेता शहर को शांत करने की कोशिश में लग जाते हैं। सभी लोग अपील करते हैं कि इस बात को लेकर कोई भी विवाद और खड़ा न होए। और ठीक इसके अगले दिन यानी 17 अगस्त 2024 को दिन आता है जब वन विभाग की टीम और नगर निगम उदयपुर की टीम उस घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया जाता है और बताया जाता है कि यह घर एक अवैध निर्माण में बना हुआ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे यहाँ से खाली करा जाए, नहीं तो हम जेसीबी और बुलडोजर से इसे तोड़ देंगे। और इसी दिन शाम होते होते बुलडोजर जेसीबी चलाने का भी आदेश आ जाता है और इसी दिन बुलडोजर चलाने का आदेश भी आ जाता है। 2 जेसीबी नगर निगम की टीम और पुलिस के जाब्ते के साथ उस घर तक पहुंचती है और उस घर को देखते देखते ध्वस्त कर देती है। इसी के साथ शहर की बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक तसल्ली तो हो जाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह अब राजस्थान सरकार ने भी कार्रवाई की है और शहर के असामाजिक तत्वों को एक सबक सिखाया है। इस घटना के कारण उस लड़के के फादर को भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। हिरासत में लेकर कार्रवाई में उनसे पूछताछ की जाती है। पुलिस की जांच में यह आता है कि ये पूरा झगड़ा एक होमवर्क को लेकर हुआ था। इधर घर के टूटने के बाद सोशल मीडिया पर एक बात बड़ी तेजी से फैल रही थी कि जिस घर को तोड़ा गया था उस घर में रहने वाले लोग वहां पर किराएदार थे, यानी कि वो उसके मकान मालिक नहीं थे। लेकिन जेसीबी से जो घर तोड़ा जाता है वो आरोपी के परिवार का घर होता ही नहीं है। लेकिन इस घर को तोड़ने का एक वैलिड रीजन ये भी था कि वह घर अवैध निर्माण से बना हुआ है। पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल बहुत तेजी से करने लगती है, लेकिन इस बात का असर सिर्फ उस घर पर नहीं बल्कि पूरे शहर में होता है, क्योंकि एक तरफ 3 दिन बाद शहर में रक्षाबंधन त्योहार की तैयारियां चल रही थी और इस झगड़े की वजह से शहर में जो बवाल होता है उस वजह से दुकानों को बंद करवा दिया जाता है। सरकार द्वारा शहर में 144 की धारा को लागू कर दिया जाता है और रात के 10 बजे बाद नेटबंदी भी कर दी जाती है, जो पूरे 4 दिन तक चलती है और अभी तक चल रही है। चूँकि सैटरडे संडे 2 दिन की लगातार छुट्टी के कारण आसपास के लोग उदयपुर घूमने भी आते हैं और त्योहार के कारण इतनी तैयारियां जो होती है, इतने दुकान वालों ने जो अपना सामान बेचने के लिए मंगाया होता है वह सब वहां का वहीं रह जाता है। बाहर से घूमने आने वाले लोगों को अपने ट्रिप कैंसिल करने पड़ते हैं और इन पर्यटकों की वजह से जो आमदनी होती है वो भी नहीं हो पाती है। और एक एस्टिमेट के अनुसार शहर में लगभग त्योहार की बिक्री का 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो अब इसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसे कई तरह के सवाल है जो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और उठता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नियम यह बनाया था कि जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, उसके घर को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक नियम और लागू किया था कि शहर में जो भी तोड़फोड़ मचाएगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, संपत्ति की भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। जिस तरीके से 2 छात्रों की आपसी एक छोटी सी लड़ाई से बात शुरू होती है और इस वजह से पूरे शहर को इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
और जैसा कि हमें पता ही है कि हर सिटी, हर शहर में डेली टू अर्न करने वाले ऐसे कई मजदूर, कई कारीगर होते हैं जो सुबह अपना काम करते हैं, तब जाके वो अपना शाम को गुजारा कर पाते हैं, और वो भी रक्षाबंधन के त्योहार जैसे समय में। ऐसी स्थिति में उदयपुर प्रशासन द्वारा 2-3 दिन तक आगामी आदेशों तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है। पूरे उदयपुर शहर में नेट को बंद कर दिया जाता है और शहर में कर्फ्यू जैसे हालत कर दिए जाते हैं, जिस वजह से 3 दिन से कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। इस बात पर शायद बहुत कम लोग ही सोच रहे हैं। भीड़ में इकट्ठा होने वाले उन लोगों को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब दिनांक 18 अगस्त 2024 को लड़के की मां धरने पर बैठ जाती है और बताया जाता है कि उसके परिवार और उसे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और इसी दोपहर कुछ समय बाद वे अपने बच्चे से मिल भी लेते हैं। दोस्तों, मुझे इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी दंगे को बढ़ावा देना है, बल्कि मैं आप लोगों से बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटनाओं से कितने लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इस तरह उस छात्र ने चाकू निकालकर अपने साथी छात्र पर हमला कर दिया। तब वह यह भी नहीं जानता था कि इस घटनाक्रम के बाद जिस घर, जिस आशियाने में वो रह रहा है, वह टूट जाएगा। वह घर जिस मकान मालिक का था, वह छत भी हमेशा के लिए उनसे छिन जाएगी, और शायद उसे जब तक ये एहसास होगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका आगे क्या हमें भुगतान करना पड़ सकता है। और इसी बीच 19 अगस्त 2024 यानी राखी के दिन शाम को 3 बजे बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है, और इलाज के दौरान आखिर में छात्र की मौत हो जाती है। इसके बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस जाब्ते को तैनात किया जाता है। छात्र के शव को मोर्चरी में रखवाया जाता है। यहाँ पे परिजन शव लेने से इनकार कर देते हैं और दोषी को सजा देने के साथ साथ कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। मृतक के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का वादा और SC/ST के तहत मामले पर कार्रवाई करने की सहमति के बाद फाइनली उस छात्र के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है। और इस घटना के चलते अभी तक उदयपुर में नेट चालू नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ बी सेफ, बी हैप्पी। देवराज के इलाज के लिए जयपुर और कोटा से स्पेशल डॉक्टर की टीम को बुलाया गया, किंतु दिनांक 19/8/2024 को शाम 4 बजे देवराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार की मांगों को पूरा करने के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और दिनांक 20/8/2024 को सुबह 7 बजे शव को घर पर ले जाया गया और पूरे सम्मान के साथ देवराज का अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम यात्रा में परिवार और रिश्तेदार के अलावा बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद हुए।